अकर बाहर से गेट को खटखटाया तब जाकर वह दोनों अपनी सोच में आए। अक्षय अनिका के ऊपर से उठकर साइड में लेट जाता है और अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वह थककर चूर हो गई थी, इसलिए थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में चली जाती है। अक्षय कपड़े पहनकर बाहर आता है और कमरे के गेट को अच्छे से लॉक कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी सर्वेंट अंदर जाए। अक्षय नीचे आता है तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अक्षय को अकेले आता देखकर दादी माँ उससे पूछता है, अक्षय अनिका कहाँ है बेटा, वह खाना नहीं खाएगा और इस हालत में उसका ज्यादा देर भूखा रहना ठीक भी नहीं है। अक्षय दादी माँ अनिका सो रही है, शायद कैसे के चक्कर में वह बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने भी उसे जगाया नहीं और आप सब लोग डिनर कर लीजिए, जब उनका उठेगी मैं उसके साथ ही डिनर कर लूंगा। ये कहकर अक्षय अपना फोन लेकर सीधा गार्डन की तरफ चला जाता है। गार्डन में जाकर अक्षय अपने आदमी को फोन करता है और उससे पूछता है कि कैसे उसने मुक्ति से वह गवाही दिलवाई, तो उसका आदमी बताता है कि वह मुक्ति से मिल ही नहीं पाया था। कोर्ट में जो भी कहा उसने अपनी तरफ से कहा था, इसमें अक्षय या उसके किसी आदमी का कोई हाथ नहीं था। अक्षय ये सुनकर अपना फोन काट अपनी पॉकेट में डालकर वहीं खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि कैसे कोर्ट में सब लोग अनिका को समय की पत्नी बता रहे थे और उसे समय अक्षय की स्थिति से गुजर रहा था, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। अक्षय के फोन पर उसके पेरिस के मैनेजर का फोन आता है और वह अक्षय से कहता है, सर इस प्रोजेक्ट में बहुत गड़बड़ हो रही है, आपके यहाँ आकर देखना होगा और पेरिस में जो कंपनियां उसके अकाउंट में भी बहुत हेरा फेरी है, तो प्लीज सर आप यहाँ के सब कुछ चेक कर लीजिए वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अक्षय अपने मैनेजर की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है और कहता है, तो तुम कर लो ना, मेरा आना जरूरी नहीं है और तुम जानते हो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं इस स्थिति में उसे छोड़कर नहीं आ सकता। सर अगर जरूरी नहीं होता तो मैं भी आपको आने के लिए नहीं बोलता, पर आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है, प्लीज सर एक दिन का टाइम निकाल कर आ जाए। मैनेजर फिर अक्षय से कहता है, सर अगर आप नहीं आए ना तो आपका ये टीम प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अक्षय मैनेजर की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनता है और कहता है, ठीक है मैं कल के कल निकलता हूँ, लेकिन हाँ एक हफ्ते में सारा काम हो जाना चाहिए, मेरे आने से पहले मुझे सारी फाइल्स और सारी डिटेल मेरी टेबल पर चाहिए, अगर कुछ भी मिस हुआ ना तो सबसे पहले रेजिग्नेशन लेटर तो मैं रही हाथ में आएगा। मैनेजर ओके कहकर फोन कट कर देता है। अक्षय आसमान में देखकर कहता है, मैं जाना तो नहीं चाहता पर जाना जरूरी है क्योंकि यह उन औरतों के लिए है मुझे जिसे इन समाज ने ठुकरा दिया है। मैंने औरतों को उनका हक और उनकी इज्जत दिलवाना चाहता हूँ, उन्हें कम दिलवाना चाहता हूँ, उन्हें रहने के लिए घर दिलवाना चाहता हूँ। अगर यह मेरे लिए इतना जरूरी ना होता तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। इस हालत में थोड़ी देर बाहर रहने के बाद अक्षय जब हाल में आता है तो इस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था, सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए थे। अक्षय भी अपने कमरे में चला जाता है। जब वह कमरे में पहुंचता है तो देखा है अनिका बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। अक्षय जल्दी से निकाल के पास पहुंच जाता है और कहता है, तुम क्यों रही थी, मुझे भुला देती, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। एक नज़र अक्षय को देखते हैं और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी था कि नहीं हूं मैं। अक्षय एक नज़र अनिका को देखकर कहता है, अनिका मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए पेरिस जाना है, एक वीक का काम है, तो क्या तुम मेरे पीछे दादा दादी अर्शी और खुद का ख्याल रख लूंगी। अनिका एक नज़र अक्षय को देखकर कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अक्षय नीचे से खाना लेकर आता है, अनिका अक्षय दोनों साथ में डिनर करते हैं। अक्षय अपनी पैकिंग करता है, उसके बाद अनिका के पास जाकर लेट जाता है और दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। अगली सुबह अक्षय जल्दी ही एयरपोर्ट के लिए निकल गया था क्योंकि मैं जानता था कि अगर अर्शी उठ गई तो वह उसे कहीं नहीं जाने देगी, इसलिए अनिका और अर्शी के उठने से पहले ही अक्षय घर से निकल जाता है, लेकिन वह दादा दादी से मिलकर आया था। अक्षय एयरपोर्ट पर खड़ा बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, पता नहीं क्यों लेकिन आज उसका जाने का मन नहीं था, उससे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला था यह उसे भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी बेचैनी वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे बेचैनी को शांत करने का उसे कोई जरिया नहीं मिल रहा था। अक्षय अपने प्राइवेट जेट में बैठकर पेरिस के लिए निकल जाता है क्योंकि उसकी यह मीटिंग बहुत जरूरी थी, वरना वह कभी भी अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर नहीं जाता और वह उन लोगों को लेकर भी नहीं जा सकता था क्योंकि अनिका पहले ही उसे कोर्ट केस की वजह से परेशान थी और अर्शी अनिका के बिना नहीं जाती और वह दादा दादी को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। वहीं दूसरी तरफ मान का एक आदमी मान को फोन करके बता देता है कि अक्षय पेरिस के लिए निकल चुका है, अब घर पर सिर्फ अनिका अर्शी और उसके दादा दादी हैं। मान को दादा दादी से कोई मतलब नहीं था, उसे तो सिर्फ और सिर्फ अनिका और अर्शी को मारना था क्योंकि अगर वह उन दोनों को नहीं मारता तो कभी भी पूजा अक्षय की पत्नी नहीं बन पाती। मान भूल गया था कि किसी को मारकर किसी की जगह नहीं ली जाती बल्कि अपनी जगह बनाई जाती है और अक्षय के दिल में अनिका थी तो उसमें पूजा आ ही नहीं सकती थी, लेकिन ये बात उन दोनों भाई बहनों को समझ ही नहीं आ रही थी। उनकी नज़र तो अक्षय की प्रॉपर्टी पर थी कि अक्षय से शादी करके वह सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाएगी।
मान की साजिश से बेखबर अनिका जब सोकर उठती है तो उसे कमरे में अक्षय कहीं नहीं दिखता। जब उठकर बैठी है तो उसे बेड पर एक चिट मिलती है जिसमें लिखा था, मैं पेरिस जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज होंगे कि मैं तुमसे बिना मिले जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। अगर मैं तुम्हारे सामने जाता और तुम्हारी आंखों में मैं आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए तुमसे बिना मिले जा रहा हूँ। बस एक वीक की बात है, उसके बाद फिर मैं कहीं भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं जहाँ भी जाऊंगा तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अनिका उस चिट को वही ड्रॉल में रखकर वॉशरूम में चली जाती है और तैयार होकर जब वह नीचे पहुंचती है तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनिका उन सब के पास आकर बैठ जाती है, अपना ब्रेकफास्ट करके ज्यादा दादी से कहती है कि आज मैंने अर्शी की हॉलिडे करवा दिया है तो आज वह आप लोगों के साथ घर पर ही रहेगी। अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग से ऑफिस जाना है, अगर अक्षय होते तो वह संभाल लेते। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। अनिका नहीं जानती थी कि आज उसकी किस्मत उसे कहां लेकर जाने वाली है, लेकिन वह इतना जानती थी कि उसे वापस घर आना था क्योंकि उसकी बेटी, उसका पति, उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था। अनिका जब घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो सिर्फ अजीब सी बेचैनी होती है, लेकिन वह इस बेचैनी का नजरअंदाज करके घर से बाहर चली जाती है। अपने प्राइवेट जेट में बैठा अक्षय बार बार अनिका के फोन का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे पता था जब अनिका सोकर उठेगी तो वह उसे कॉल जरूर करेगी, लेकिन उसे कॉल भी नहीं किया था। तो अक्षत समझ जाता है क्या अनिका उससे नाराज हो गई है। अक्षय का मन बिल्कुल भी नहीं था अनिका को छोड़कर जाने का, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी बहुत जरूरी था। यह उन गरीब पर शहर और यह उन औरतों के लिए था जिन्हें किसी न किसी कारणवश ये समाज अपने समाज से बेदख्त कर देता है। अगर किडनैप हो गया तो बेटी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो एक औरत को जिम्मेदार ठहराया जाता है। वह औरतें जिन्हें उनके पति उनके घर से निकाल देते हैं, या वह बुजुर्ग इंसान जैसे उनके बेटे सड़क पर छोड़ जाते हैं। इसीलिए अक्षय गया था, वरना वह कभी भी नहीं जाता। ये प्रोजेक्ट अक्षय और अन्य का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अनिका अपने घर में बैठकर वहां से सीधे अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है। अनिका भी आधे रास्ते पर ही पहुंची थी कि वह ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। जब ड्राइवर ब्रेक लगता है तो वह अनिका की तरफ देखकर कहता है, मैडम ब्रेक नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी के ब्रेक फेल है। अनिका हैरानी से ड्राइवर की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन कल ही तो गाड़ी सर्विस से आई है, इतनी जल्दी ब्रेक कैसे फेल हो सकते हैं। ड्राइवर कहता है, हो सकता है मैडम किसी ने जानबूझकर गाड़ी के ब्रेक फेल किया हूँ। ये सुनकर अनिका के चेहरे पर पसीने की घूमने आ जाती है, उसे अपनी चिंता नहीं थी। अनिका का हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चला जाता है। अनिका तुरंत ही अपना फोन निकालकर अक्षय को कॉल करती है, लेकिन अक्षय इस वक्त जेट में था इसलिए उसका फोन नहीं लग रहा था। अनिका बार बार अक्षय को फोन कर दिया है लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता। अनिका परेशान हो जाती है। अनिका तुरंत नकुल को फोन करती है क्योंकि नकुल अक्षय के साथ नहीं गया था। जैसे ही नकुल अनिका का कॉल देखा है वह तुरंत कॉल रिसीव करके कहता है, जी मैडम बोलिए। अनिका रहती है, नकुल किसी ने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दी है, मैं ऑफिस जा रही थी। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जानती हूँ अब ये गाड़ी बिना एक्सीडेंट के नहीं रुकने वाली, तो तुम मेरी बेटी का और दादा दादी का ख्याल रखना क्योंकि मैं जानती हूँ वहाँ पहुँचने के बाद अक्षय बिजी हो जाएगा, इसलिए तुम सीधे घर जाओ और अर्शी के पास रुको क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब कुछ जिसने भी किया है उसका निशाना मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि अर्शी भी है, और शायद उसे इस बात का पता नहीं था कि अर्शी को आज मैं स्कूल नहीं छोड़ने वाली हूँ। LLL नकुल शौक से अनिका की बात सुनता है और कहता है, आप मुझे अपनी लोकेशन बता दीजिए, मैं वहां तुरंत पहुंचता हूं। अनिका नकुल से कहती है, अक्षय से बोलना मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। इसी के साथ एक तेज धमाके की आवाज आती है और उसी के साथ नकुल का फोन कट जाता है। क्या मान की साजिश से अनिका बच पाएगी, जानने के लिए ढेर सारे कमेंट कीजिए और रेटिंग देना बिल्कुल न भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। अनिका अपने घर में बैठकर वहां से सीधे अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है। अनिका भी आधे रास्ते पर ही पहुंची थी कि वह ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। जब ड्राइवर ब्रेक लगता है तो वह अनिका की तरफ देखकर कहता है, मैडम ब्रेक नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी के ब्रेक फेल है। अनिका हैरानी से ड्राइवर की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन कल ही तो गाड़ी सर्विस से आई है, इतनी जल्दी ब्रेक कैसे फेल हो सकते हैं। ड्राइवर कहता है, हो सकता है मैडम किसी ने जानबूझकर गाड़ी के ब्रेक फेल किया हूँ। ये सुनकर अनिका के चेहरे पर पसीने की घूमने आ जाती है, उसे अपनी चिंता नहीं थी। अनिका का हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चला जाता है। अनिका तुरंत ही अपना फोन निकालकर अक्षय को कॉल करती है, लेकिन अक्षय इस वक्त जेट में था इसलिए उसका फोन नहीं लग रहा था। अनिका बार बार अक्षय को फोन कर दिया है लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता। अनिका परेशान हो जाती है। अनिका तुरंत नकुल को फोन करती है क्योंकि नकुल अक्षय के साथ नहीं गया था। जैसे ही नकुल अनिका का कॉल देखा है वो तुरंत कॉल रिसीव करके कहता है, जी मैडम बोलिए। अनिका रहती है, नकुल किसी ने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दी है, मैं ऑफिस जा रही थी। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जानती हूँ अब ये गाड़ी बिना एक्सीडेंट के नहीं रुकने वाली, तो तुम मेरी बेटी का
माता और दादा दादी का ख्याल रखना, क्योंकि मैं जानती हूँ वहाँ पहुँचने के बाद अक्षय बिजी हो जाएगा, इसीलिए तुम सीधे घर जाओ और अर्शी के पास रुको, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब कुछ जिसने भी किया है उसका निशाना मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि अर्शी भी है, और शायद उसे इस बात का पता नहीं था कि अर्शी को आज मैं स्कूल नहीं छोड़ने वाली हूँ। LLL। नकुल शौक से अनिका की बात सुनता है और कहता है आप मुझे अपनी लोकेशन बता दीजिए, मैं वहां तुरंत पहुंचता हूं। अनिका नकुल से कहती है अक्षय से बोलना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। इसी के साथ एक तेज धमाके की आवाज आती है और उसी के साथ नकुल का फोन कट जाता है। नकुल जल्दी से अक्षय के फोन पर फोन करता है लेकिन अक्षय का फोन लगता ही नहीं है। वही नकुल परेशान होकर अनिका की लोकेशन के लिए निकल जाता है। जब तक नकुल वहां पहुंचता है वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी, चारों तरफ फ्री मची हुई थी, ऐसा लग रहा था बहुत भयानक। वह यहाँ पर सब परेशान थे। जैसे जैसे नकुल अपने कदम आगे बढ़ा रहा था वैसे वैसे उसके पैरों में से जान निकलती जा रही थी। जैसे ही वह सामने देखा है और उसे गाड़ी की डैमेज हालत देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि यह सोची समझी शादी थी और सामने से आ रहे ट्रक में उसे गाड़ी में बहुत जोर से ठोकर मारी थी, जिसकी वजह से वह गाड़ी 4 पलटा खाकर डिवाइडर से नीचे गिरी थी जाकर। नकुल चारों तरफ अनिका को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे अनिका कहीं नहीं मिलती। नकुल परेशान हो चुका था। वह फिर से अक्षय को कॉल करता है और इस बार अक्षय का नंबर लग जाता है। नकुल का फोन देखकर अक्षय तुरंत उठा लेता है तो नकुल कहता है सर आप कहां पर हो? अक्षय मैं पेरिस में हूं, कोई प्रॉब्लम कर? अनिका मैं कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, वह ऑफिस किसी मीटिंग के लिए जा रही थी और अभी अभी मैं घटनास्थल पर पहुंचा हूं। वहां की स्थिति बहुत खराब है, अगर मैं गाड़ी में हुई थी तो शायद उन्हें कोई बचा नहीं पाया होगा। नकुल की बात सुनकर अक्षय के हाथ में से उसका फोन छूट जाता है। वह वहां से तुरंत यू टर्न लेकर वापस इंडिया के लिए निकल जाता है। वहीं वाहन खड़े पुलिस वाले से नकुल पूछता है कि इस घटना में जो घायल हुए थे वह लोग कहाँ हैं? पुलिस वाला बताता है कि ड्राइवर की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी और गाड़ी में जो लड़की थी उसे अभी अभी सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ये सुनकर नकुल तुरंत वहां से सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जब वह सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है तो वह अभी अभी एक्सीडेंट केस के बारे में पूछकर उसे जगह पहुंच जाता है जहां उसे लड़की को भर्ती किया गया था। नकुल जैसे ही वहां पहुंचता है वह देखता है वहां कोई भी नहीं था। नकुल चारों तरफ डॉक्टर को ढूंढता है तो डॉक्टर बताते हैं कि जिस लड़की को अभी अभी लाया गया था उसे लड़की की कंडीशन बहुत खराब है और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। ये सुनकर नकुल के हाथ पर छूट जाते हैं। चारों तरफ इस एक्सीडेंट की खबरें छाई हुई थी चारों तरफ, लेकिन किसी को यह नहीं पता चला था कि वह एक्सीडेंट एक्चुअल में हुआ किसका है, इसलिए सब शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। अगली सुबह अक्षय हॉस्पिटल पहुंच चुका था लेकिन डॉक्टर ने अभी किसी को भी पेशेंट से मिलने से मना किया हुआ था, क्योंकि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि उसके बाद इंसान का बचना नामुमकिन था। अक्षय डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसे पेशेंट से मिलना है लेकिन डॉक्टर मिलने से मना कर देता है। लेकिन जब अक्षय अपने रुद्र रूप में वापस आता है तुरंत से आईसीयू की तरफ ले जाते हैं। अक्षर जैसे जैसे आईसीयू के गेट को खोलकर अंदर जा रहा था उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची है, बिल्कुल चलने की हालत में नहीं था वह। जैसे ही वह बेड पर लेटी हुई अनिका को देखा है वह धाम से वही जमीन पर बैठ जाता है, क्योंकि अनिका की कंडीशन सच में बहुत खराब थी। अक्षय एक तक अनिका के उसे मुरझाए हुए चेहरे को देख रहा था जिस पर इस वक्त कुछ भी शो नहीं हो रहा था। पिल पड़ा चेहरा, शरीर में 1000 रुपए और मॉनिटर पर भर्ती उसकी सांसों की आवाज, ये सब देखकर अक्षय तुरंत ही उससे आईसीयू से बाहर चला जाता है। डॉक्टर बाहर खड़े थे। अक्षय उनकी तरफ देखकर कहता है मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर? डॉक्टर देखिए मिस्टर राजपूत, हम आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। मैसेज राजपूत के सर में बहुत गहरी चोट आई है, उन्हें कब तक हो जाएगा ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चमत्कार यह भी है कि इतनी भयानक एक्सीडेंट होने के बाद मैसेज राजपूत के होने वाले बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। अक्षय जैसी डॉक्टर से ये सुनता है कि होने वाले बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, उसे अपने दिल में एक राहत का एहसास होता है, लेकिन वह इस वक्त इस सब को अपने चेहरे पर नहीं लाता है। डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? देखिए मिस्टर राजपूत, उन्हें होश कब आता है कब नहीं आता है ये कहना बहुत मुश्किल है, पर उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान से दुआ कीजिए, हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम कीजिए। और डॉक्टर वहां से चला जाता है। अक्षय दीवार के सहारे ऐसे ही जमीन पर बैठ जाता है और अपने सर को अपने दोनों हाथों में भर लेता है। तभी नकुल उसके पास आकर खड़ा होता है और कहता है सर मैडम का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर किसी ने उन्हें मारने की कोशिश की है। अक्षय हैरानी से नकुल की तरफ देखा है तो नकुल कहता है एक्सीडेंट के वक्त मैडम ने आपको फोन किया था लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने मेरे पास फोन किया। उन्हें लगा कि मैं आपके साथ हूं तो उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल है, गाड़ी में एयर बैग नहीं है और बहुत कुछ खराबी थी गाड़ी में। उसके बावजूद भी एक ट्रक में उनकी गाड़ी को बहुत जोरदार टक्कर मारी थी। इसका तो यही मतलब है ना कि जिसने भी ये किया था वह नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर मैडम जिंदा बचे।
अक्षय खड़े होकर नकुल की तरफ देखा है और कहता है आज शाम तक का वक्त है नकुल, तुम्हारे पास कुछ भी करो, कैसे भी पता करो, लेकिन मुझे इस घटना का गुनहगार अपने सामने चाहिए क्योंकि उसने इस बार हद पार कर दिया। आज तक मैं बहुत ही प्यार से ये सब कुछ हैंडल करना चाहता था, लेकिन अब मैं बताता हूँ उसे इंसान को कि अक्षय राजपूत की बीवी पर और उसकी बच्ची पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। ना कोई ओके सर कहकर तुरंत ही वहां से चला जाता है और सारे के सारे अपने आदमियों को कम पर लगा देता है, क्योंकि अगर उसने शाम तक अक्षय को नहीं बताया कि यह सब किसने किया है तो अक्षय उसकी जान ले लेगा। राजपूत मेंशन में दादा दादी बहुत परेशान थी क्योंकि अनिका कल सुबह की गई हुई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी, नहीं उसका फोन लग रहा था, कुछ भी नहीं पता था कि अनिका इस वक्त है कहाँ। अर्शी की रो रो का हालत खराब थी। तभी नकुल घर आता है और दादा दादी के सामने खड़े होकर कहता है दादाजी दादी माँ अनिका मैडम का एक्सीडेंट हो गया है, अब वह अस्पताल में एडमिट है और सर ने कहा है कि ऐसी बेटी को आप दोनों संभाल लेना। कोई तुरंत ही सारी बात कर वहां से चला जाता है क्योंकि उसे शाम तक किसी भी हालत में मुजरिम का पता अक्षय तक पहुंचाना था। दूसरी तरफ मान के घर में मान अपनी इस जीत का जश्न मना रहा था, इस बात से अनजान कि अक्षय वापस आ चुका है। अक्षय को पेरिस भेजने का काम भी मान का ही था क्योंकि अगर वह अक्षय यहाँ रहता तो वह कभी भी अनिका तक उसे पहुँचने नहीं देता। मान उसके मम्मी पापा और पूजा चारों लोग ही सोफे पर बैठे हुए अनिका की मौत का जश्न मना रहे थे, इस बात से अनजान की अनिका एक बार फिर अपनी मौत को मार देकर उनकी जिंदगी में आने वाली है। सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन नकुल एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आया था। रात के 10 बजे नकुल हॉस्पिटल पहुंचता है तो अक्षय बाहरी कॉरिडोर में खड़ा था। नकुल उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है सर हमने पता कर लिया है, मैडम की गाड़ी को खराब करने के पीछे मानसर का हाथ था और उसे ट्रक वाले को पैसे भी मानसर नहीं दिए थे मैडम को मारने के लिए। नकुल की बात सुनकर अक्षय जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मैंने तो तुझे दोस्ती निभाई थी तो मैं तुम्हें तो मेरे साथ दुश्मनी भी ढंग से नहीं निभाई, मैंने तुझे अपना भाई अपना दोस्त सब कुछ माना और तुम मेरे ही परिवार को पर बात करने पर बना हुआ है। अब तू देख के अक्षय राजपूत कैसे तेरे पैरों के नीचे से जमीन को खींचता है। अगर मेरी अनिका को कुछ भी हुआ तो अपने हाथों से मारूंगा तुझे और इस बार मेरे हाथ नहीं कपेंगे क्योंकि तुझ जैसे गुनहगार को सजा देना। अक्षय नकुल की तरफ देखकर उसे कुछ समझता है और उसे वहां से भेज देता है। वहीं नकुल जैसे जैसे अक्षय की बात सुन रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी और वह अपने मन में कहता है इस डेविल को जगाने का क्षेत्र में ही जाता है। अब देखो ये किस किस को बर्बाद करता है और सबसे पहले तो ये तुम ही बर्बाद करेगा मन, क्योंकि तुमने इस बार उसकी बीवी पर हाथ डाला है। अपनी बहन के प्यार में तुम इतने अंधे हो गए कि तुम किसी दूसरी लड़की की जिंदगी खत्म करने पर तुड़े हुए हो और उसके साथ साथ उसके अजान में बच्चों की। अक्षय आईसीयू में जाता है और अनिका के हाथ को पकड़कर बैठ जाता है, कहता है मैं मानता हूँ गलती है मेरी, मुझे माँ के बारे में सारी जानकारी पता कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे बचपन का दोस्त ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। ये तो मेरे बाप से भी ज्यादा जहरीला निकाला। मेरे बाप ने कम से कम सामने से 2 बार किया था, इसमें तो दोस्ती की आड़ में छुपकर खंजर कोपा है और मैं इसे माफ नहीं करूंगा, यह मेरा फैसला है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में समय इस वक्त अपने बेड पर लेटा हुआ सामने की दीवार को देख रहा था। तभी समय का फोन बजने लगता है। समय कॉलर आईडी देखा है तो उसे पर समय के असिस्टेंट निकुंज का कॉल आ रहा था। समय कॉल उठाकर तुरंत ही कहता है क्यों कॉल किया जब मैं मना किया है ना कि अभी मुझे कोई कॉल मैसेज मत करना। दूसरी तरफ से निकुंज कहता है सर मैं जो आपको बताने वाला हूँ वह सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो फैसला लेना है आप ले लेना, अगर मुझे आप सजा भी देना चाहे तो मुझे मंजूर है। समय बोलो जल्दी। निकुंज कर अनिका मैडम का एक्सीडेंट हुआ है, वह भी बहुत भयानक, और उनका एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि अक्षय राजपूत का खास दोस्त है। अक्षय राजपूत का दोस्त अपनी बहन की शादी अक्षय से करना चाहता था, लेकिन जब अक्षय ने अनिका से शादी कर ली तो उसने अनिका को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। पहले उसने सुमित के साथ मिलकर अर्शी को किडनैप करवाया और उसके बाद जब अक्षय ने वहां से बचा लिया तो उसने अनिका मैडम की गाड़ी की ब्रेक फेल कर दिए और उसके बाद ट्रक से टक्कर मार गया कि उनके बचने के चांस 0% हो जाए। समय अनिका कैसी है, उसे कोई दिक्कत या कुछ कर अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। डॉक्टर का कहना है कि उनके सर में गहरी चोट लगी है और हो सकता है उन्हें होश ना आए या वह कोमा में चली जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि वह अपनी मेमोरी खो दे। समय ठीक है, तुम नजर रखो अक्षय पर, वह क्या करता है क्या नहीं कर रहा सब कुछ मुझे डिटेल में बताओ, क्योंकि मैं इस समय उसके सामने नहीं जा सकता। वह घायल शेर है और इस वक्त वह किसी को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरा अनिका से मिलने का इंतजाम करो। मैं उसे चुपचाप मिलना चाहता हूं। निकुंज लेकिन सर अभी यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि अक्षय राजपूत ने अस्पताल की सिक्योरिटी बहुत टाइट कर रखी है, बिना इसकी परमिशन के कोई भी अस्पताल में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। ठीक है इंतजार करो, जिस दिन वह अस्पताल से बाहर जाए उसी दिन मैं अनिका से मिलने जाऊंगा।
मल्होत्रा मैंशन में समय इस वक्त अपने बेड पर लेटा हुआ सामने की दीवार को देख रहा था, तभी समय का फोन बजने लगता है। समय कॉलर आईडी देखा है तो उसे पर समय के असिस्टेंट निकुंज का कॉल आ रहा था। समय कॉल उठाकर तुरंत ही कहता है, क्यों कॉल किया जब मैं मना किया है ना कि अभी मुझे कोई कॉल मैसेज मत करना। दूसरी तरफ से निकुंज कहता है, सर मैं जो आपको बताने वाला हूँ वह सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो फैसला लेना है आप ले लेना, अगर मुझे आप सजा भी देना चाहे तो मुझे मंजूर है। समय बोलो जल्दी। निकुंज कर, अनिका मैडम का एक्सीडेंट हुआ है, वह भी बहुत भयानक, और उनका एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि अक्षय राजपूत का खास दोस्त है। अक्षर राजपूत का दोस्त अपनी बहन की शादी अक्षय से करना चाहता था, लेकिन जब अक्षय ने अनिका से शादी कर ली तो उसने अनिका को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। पहले उसने सुमित के साथ मिलकर अर्शी को किडनैप करवाया और उसके बाद जब अक्षय ने वहां से बचा लिया तो उसने अनिका मैडम की गाड़ी की ब्रेक फेल कर दिए और उसके बाद ट्रक से टक्कर मार गया कि उनके बचने के चांस 0% हो जाए। समय, अनिका कैसी है, उसे कोई दिक्कत या कुछ कर अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। डॉक्टर का कहना है कि उनके सर में गहरी चोट लगी है और हो सकता है उन्हें होश ना आए या वह कोमा में चली जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि वह अपनी मेमोरी खो दे। समय, ठीक है, तुम नजर रखो अक्षय पर, वह क्या करता है क्या नहीं कर रहा सब कुछ मुझे डिटेल में बताओ, क्योंकि मैं इस समय उसके सामने नहीं जा सकता। वह घायल शेर है और इस वक्त वह किसी को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरा अनिका से मिलने का इंतजाम करो, मैं उसे चुपचाप मिलना चाहता हूं। निकुंज, लेकिन सर अभी यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि अक्षय राजपूत ने अस्पताल की सिक्योरिटी बहुत टाइट कर रखी है, बिना इसकी परमिशन के कोई भी अस्पताल में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इंतजार करो, जिस दिन वह अस्पताल से बाहर जाए उसी दिन मैं अनिका से मिलने जाऊंगा। अक्षय आईसीयू के अंदर दूर से ही अनिका को देख रहा था, क्योंकि हमेशा हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती गुस्सा करती है अनिका आज एकदम खामोश लेती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई जान ही नहीं है, फिर भी उसने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर लिया था। इतनी भयानक एक्सीडेंट के बाद भी उसने अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दिया था। यही सब सोच सोचकर अक्षय की आंखों में आंसू बह रहे थे। डॉक्टर येशु के अंदर आती है तो देखी है अक्षय वही गेट के पास खड़ा अनिका को देख रहा था। डॉक्टर अक्षय के कंधे पर हाथ थापा के अंदर चले जाते हैं और अक्षय आईसीयू से बाहर आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त ऐसा कर सकता है, हमेशा उसके लिए कुछ भी कर देने वाला मान आज उसकी बीवी की जान लेने पर तुला था। यही सब अक्षय की बर्दाश्त से बाहर जा रहा था। डॉक्टर बाहर आते हैं और अक्षय की तरफ देखकर कहते हैं, देखिए मिस्टर राजपूत, मैं आपको छोटी तसल्ली नहीं दूंगा, अगर मैसेज राजपूत को होश नहीं आया तो मैसेज राजपूत के साथ साथ आपके बच्चे की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। अक्षय अभी खड़ा हुआ आईसीयू के गेट को देख ही रहा था कि तभी वहां पर उसे दो छोटे छोटे हाथ अपने पैरों पर महसूस होते हैं। जब अक्षय अपना सर नीचे झुकाकर देखता है तो उसके पैरों के पास अर्शी उसके पैरों से लिपटी हुई थी। अर्शी को अपनी गोद में उठाकर अक्षय उसके प्यार से चेहरे को चुनकर कहता है, क्या हुआ मेरे बच्चे को, और मेरा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? अर्शी, डैडी आप और मम्मी घर पर नहीं थे, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए चली आई, क्योंकि दादी माँ ने बताया था कि मम्मी ना मेरे लिए एक भाई लाने वाली है, इसलिए वह हॉस्पिटल आई हुई है, तो मैंने सोचा मैं भी मम्मी को देख लेती हूँ। आशिक, इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर अक्षय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। 2 दिन में आज पहली बार अक्षय के चेहरे पर यह मुस्कान आई थी। अक्षय अर्शी के बालों को सही करते हुए कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई की जगह बहन भी तो आ सकती है, तो क्या तुम्हें बहन नहीं चाहिए? अर्शी एक उंगली अपने गाल पर टाइप करते हुए सोचने लगती है, फिर वह अक्षय की तरफ देखकर कहती है, नहीं डैडी, मुझे ना भाई या बहन कुछ भी मिल जाए, मैं दोनों के साथ खेलेगी और मैं दोनों को बहुत प्यार दूंगी। अर्शी की बातें सुनकर अक्षय मुस्कुराने लगता है। अर्शी में तो उसकी जान बसती थी बचपन से, भले ही वह उसका खून नहीं थी, भले ही अर्शी का बायोलॉजिकल फादर नहीं था, लेकिन वह इस दुनिया में अर्शी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। अनिका से भी ज्यादा अर्शी उसकी सांसों में बसती थी। अक्षय अर्शी को अपने सीने से लगाकर बेंच पर बैठ जाता है और अर्शी उससे दुनिया जहां की बातें कर रही थी, जैसे एक बेटी अपने पिता से करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पापा हर हाल में हर स्थिति में उसे प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे ही अर्शी अक्षय के करीब थी, क्योंकि वह जानती थी उसके पापा उसे कभी कुछ नहीं होने देंगे। अक्षय को अस्सी के साथ बिजी देखकर नकुल को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अभी वह मां को पकड़कर डेविल मैंशन नहीं ला पाया था, और अगर यह बात अक्षय को पता चल गई तो अक्षय उसे डेविल मैंशन में नकुल को ही कैद कर देगा। अक्षय दूर खड़ी नकुल को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें जो काम दिया था, अगर वह काम 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा नहीं हुआ ना कोई तो जिस जगह मैं उसे ले जाने वाला हूँ ना उसे जगह तुम्हें ले जाऊंगा, और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अक्षय की इतनी ठंडी और डरावनी आवाज सुनकर नकुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अपने मन में कहता है, अनिका भाभी के आने के बाद ये डेविल कहीं खो गया था, लेकिन आप लगता है इस मान की वजह से हमें ये डेविल फिर से झेलना पड़ेगा।
जैसे ही अक्षय की नज़र नकुल पर जाती है वह से किसी सच में गम देखकर कहता है, नकुल अगर मुझे भला बुरा बोलने या गालियां देना हो गया हो तो जिस काम के लिए बोला है वह करो जाकर। नकुल तो वहां से ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर से सीन, क्योंकि वह जानता था कि अगर अक्षय को गुस्सा आया तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। अर्शी नकुल की हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और अक्षय अर्शी को देखने लगता है। अर्शी अक्षय की तरफ देखकर कहती है, डैडी अपने नकुल अंकल को कितना डरा दिया ना, वह बेचारी कैसे अर्शी को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, तो मैं तो डर नहीं लगा अपने डैडी से। अर्शी अपने छोटे छोटे हाथों को अक्षय के गले में लपेटकर रहती है, नहीं डैडी, क्योंकि हर्षित तो पापा की प्रिंस है ना, तो वह कैसे अपने पापा से डर सकती है। आल सुबह से शाम हो गई थी। आज अक्षय अर्शी के साथ बिजी था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बार बार अनिका का ही ख्याल आ रहा था। तभी वहां पर दादा दादी आ जाते हैं। दादा दादी को देखकर अच्छे ब्रेन से खड़ा हो जाता है। वह दोनों दूर से ही अनिका को देखते हैं, फिर अक्षय की तरफ देखकर कहते हैं, फिक्र मत कर बहू को कुछ नहीं होगा, वह बहुत जल्द हम सबके पास वापस आ जाएगी। अच्छा भी कुछ नहीं कहता दादाजी अक्षय की तरफ देखकर कहते हैं, मैं सोच रहा था कि मैं और तुम्हारी दादी गाँव वापस चले जाते हैं, हमें ये शहर अच्छा नहीं लगता बेटा, यहाँ पर हम सिर्फ एक घर के अंदर कैद होकर रह जाते हैं और गाँव में हम खेतों पर चौपड़ पर हर जगह बैठकर एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी उम्र के बहुत सारे आदमी होते हैं जो सुबह शाम हमारे पास आकर बैठ जाते हैं, तो हमारा मन लगा रहता है। अक्षय दादा दादी की तरफ देखकर कहता है, एक बार अनिका को पूछा जाने दीजिए, उसके बाद आप दोनों चल जाएगा, क्योंकि घर पर अर्शी अकेली रहती है और मैं आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। दादाजी अक्षय की तरफ देखकर कहते हैं, अगर तुम चाहो तो हम अर्शी को अपने साथ गांव ले जा सकते हैं, वह यहाँ भी इतना प्रोटेक्ट नहीं रह पाएगी जितना वह गाँव में रह सकती है, और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि गाँव के लोग एक दूसरे के बच्चे के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। फिर अर्शी तो मेरी होती है, उसे वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्शी दादाजी की बात सुनकर ताली बजाकर रहती है कि मैं भी दादाजी के साथ जाऊंगी घूमने के लिए। अक्षय अर्शी को दादाजी को पकड़कर कहता है, ठीक है जैसी आप लोगों की मर्जी। वह लोग वहां से सीधा गांव के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वह अपनी पूरी तैयारी से आए थे। उन लोगों के जाने के बाद अक्षय टेबल स्माइल करके कहता है, अब तुम्हें कौन बचाएगा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम खुद भी नहीं। मैं अभी तक चुप था क्योंकि मैं अर्शी और दादा दादी के आगे अपना वह रूप नहीं लाना चाहता था जिससे उन लोगों को ये लगे कि उनका बेटा गलत रास्ते पर चला गया है। लेकिन अब तुम लोग देखो कि मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या करता हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की जिंदगी पर बात करने का, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी अक्षय की फोन पर नकुल का कॉल आने लगता है। अक्षय फोन उठाकर सिर्फ एक लफ्ज बोलता है, क्या वह डेविल मैंशन पहुंच गए। नकुल जी बॉस ठीक है मैं आता हूँ। भगवान को प्रार्थना करते हुए कहता है कि अब इन लोगों को भगवान ही बचाए उससे, डेविल और राक्षस से। अक्षय तुरंत अस्पताल से डेविल मैंशन के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में अब उन लोगों को सजाते नहीं थी। वह 2 बार उन्हें माफ कर चुका था, अगर बार बार माफ करेगा तो ये अनिका के साथ जाती होगी, क्योंकि वह लोग जब भी टारगेट करते हैं हमेशा अनिका को ही टारगेट करते हैं। अगर उन्हें बदला लेना था तो वह मुझे लेते ना, अनिका का तो इस समय कुछ भी दोस्त नहीं था और मैंने कभी उन लोगों से वादा नहीं किया था कि मैं पूजा से शादी करूंगा या कुछ भी, लेकिन वह लोगों ने अब अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। यही सब सोते हुए अक्षय बहुत ही स्पीड में गाड़ी को भगाए जा रहा था। वहीं अस्पताल में अक्षय ने इतनी टाइट सिक्योरिटी करती थी कि समय का कोई भी आदमी हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा पा रहा था और ना ही समय खुद समय तक हर कर वापस फिर अपने ऑफिस चला जाता है, क्योंकि वह समझ गया था कि अक्षय की सिक्योरिटी को चकमा देना नामुमकिन है। अक्षय की कार जैसे ही जंगल में आकर रुकती है, चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा जाता है, क्योंकि अक्षय यहाँ 2 साल बाद आया था। इन 2 सालों में उसने खुद को पूरी तरीके से बदल लिया था, सिर्फ और सिर्फ अनिका और अर्शी के लिए। लेकिन आज उन दोनों की ही वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। जैसे जैसे वह डेविल मैंशन में अपने कदम रख रहा था, वैसे वैसे वहाँ खड़े बॉडीगार्ड अपना सर नीचे झुका ले रहे थे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अक्षय से अपनी नजरें मिलाकर बात कर पाए। अक्षय जैसे ही उससे रूम के आगे पहुंचता है, तुरंत ही उससे रूम का दरवाजा खोल देता है, क्योंकि नकुल वहीं खड़ा था। अक्षय अंदर जाकर उसे सोफे पर एक राजा की तरह बैठ जाता है। इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी और उसके हाथों की मुठ्ठियां इस कदर मुट्ठियों को बंद कर रखा था कि उसके हाथ की नसें भी पूरी तरीके से उभर कर दिख रही थी, जिसे देखकर एक बार को नकुल भी दहशत में आ गया था, क्योंकि जब अक्षय अपने गुस्से को कंट्रोल करता था तभी वह इस कदर अपने हाथों की मुट्ठी को बंद कर लेता था, और अगर यह मुट्ठी एक बार खुल गई तो सोच लो सामने वाले की शामत आनी हाई थी। अक्षय का यह रूप देखकर नकुल भी डर गया था, क्योंकि अक्षय के इस रूप को नकुल ने भी 2 साल बाद देखा था। अनिका से शादी करने के बाद अक्षय ने गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह अपने गुस्से की वजह से अनिका या अर्शी को हर्ट करे।
सामने की कुर्सी पर 4 लोगों को बंद कर रखा गया था जिनका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि वह लोग इस वक्त कहाँ हैं और उन्हें क्यों लाया गया है। अक्षय के सारे पर नकुल ऊंचारों के चेहरे से उसे कपड़े को हटा देता है। जब वह चारों अपनी नजरें सामने करते हैं तो अपने सामने अक्षय को देखकर पहले तो वह लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर अक्षय की तरफ देखकर कहते हैं, देखो अक्षय, पता नहीं किसने हमें यहाँ किडनैप करके रख लिया है। अक्षय उन लोगों की तरफ देखकर एक डरावनी हंसी हंसने लगता है जिसे देखकर मन की रूह कांप जाती है, क्योंकि माँ अच्छी तरीके से जानता था कि अब क्या होने वाला है और माँ ये भी समझ चुका था कि अक्षय उनकी चाल को जान गया है और यह भी जान गया है क्या अनिका की जान लेने के पीछे किसका हाथ था। अक्षय अपनी ठंडी और डरावनी आवाज में उन लोगों की तरफ देखकर कहता है, आप लोग अभी भी मुझे नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके नाटक से पर्दा तो बहुत पहले हो चुका है। शायद आपके बेटे ने आपको बताया नहीं कि मैं आप सबकी हकीकत बहुत पहले जान चुका हूँ, लेकिन मैं हर बार आपको मौका दिया क्योंकि उसे वक्त आपने मेरी मदद की थी जिस वक्त मेरे खुद के पिता ने मुझे घर से बाहर कर दिया था, लेकिन मेरी किसी भी मौके को आपने मेरी कमजोरी समझा। वह कमजोरी नहीं थी, आपके एहसानों के बदले दी हुई एहसान थे, लेकिन आप में से कोई भी उसे चीज को समझ ही नहीं पाया और अब मैं वह करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तुम सबकी वजह से आज मेरी अनिका जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अक्षय जैसे ही उसे रूम के आगे पहुंचता है तुरंत ही उसे रूम का दरवाजा खोल देता है क्योंकि नकुल वहीं खड़ा था। अक्षय अंदर जाकर उसे सोफे पर एक राजा की तरह बैठ जाता है। इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी और उसके हाथों की मुठ्ठियां इस कदर मुट्ठियों को बंद कर रखा था कि उसके हाथ की नसें भी पूरी तरीके से उभर कर दिख रही थी, जिसे देखकर एक बार को नकुल भी दहशत में आ गया था, क्योंकि जब अक्षय अपने गुस्से को कंट्रोल करता था तभी वह इस कदर अपने हाथों की मुट्ठी को बंद कर लेता था और अगर यह मुट्ठी एक बार खुल गई तो सोच लो सामने वाले की शामत आनी है थी। अक्षय का यह रूप देखकर नकुल भी डर गया था क्योंकि अक्षय के इस रूप को नकुल ने भी 2 साल बाद देखा था। अनिका से शादी करने के बाद अक्षय ने गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ दिया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह अपने गुस्से की वजह से अनिका या अर्शी को हर्ट करे। सामने की कुर्सी पर 4 लोगों को बंद कर रखा गया था जिनका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि वह लोग इस वक्त कहाँ हैं और उन्हें क्यों लाया गया है। अक्षय के सारे पर नकुल ऊंचारों के चेहरे से उसे कपड़े को हटा देता है। जब वह चारों अपनी नजरें सामने करते हैं तो अपने सामने अक्षय को देखकर पहले तो वह लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर अक्षय की तरफ देखकर कहते हैं, देखो अक्षय, पता नहीं किसने हमें यहाँ किडनैप करके रख लिया है। अक्षय उन लोगों की तरफ देखकर एक डरावनी हंसी हंसने लगता है जिसे देखकर मन की रूह कांप जाती है क्योंकि माँ अच्छी तरीके से जानता था कि अब क्या होने वाला है और माँ ये भी समझ चुका था कि अक्षय उनकी चाल को जान गया है और यह भी जान गया है क्या अनिका की जान लेने के पीछे किसका हाथ था। अक्षय अपनी ठंडी और डरावनी आवाज में उन लोगों की तरफ देखकर कहता है, आप लोग अभी भी मुझे नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके नाटक से पर्दा तो बहुत पहले हो चुका है। शायद आपके बेटे ने आपको बताया नहीं कि मैं आप सबकी हकीकत बहुत पहले जान चुका हूं, लेकिन मैं हर बार आपको मौका दिया क्योंकि उसे वक्त आपने मेरी मदद की थी जिस वक्त मेरे खुद के पिता ने मुझे घर से बाहर कर दिया था, लेकिन मेरी किसी भी मौके को आपने मेरी कमजोरी समझा। वह कमजोरी नहीं थी, आपके एहसानों के बदले दी हुई एहसान थे, लेकिन आप में से कोई भी उसे चीज को समझ ही नहीं पाया और अब मैं वह करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। तुम सबकी वजह से आज मेरी अनिका जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अक्षय की इतनी डरावनी धमकी सुनकर उन चारों की हालत खराब हो जाती है। तभी पूजा हिम्मत करके अक्षय की तरफ देखकर कहती है, जब वह इस दुनिया से जाने ही वाली है तो तुम किस चीज का शोक मना रहे हो। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हर दिन जन्नत दिखाऊंगी, मैं कभी भी तुम्हें अपने करीब आने से नहीं रोकूंगी। तुम मेरे साथ रिश्ता रखकर भी बाहर किसी और से रख सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पूजा की इतनी खिलौनी बातें सुनकर अक्षय का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके जबड़े को पकड़कर कहता है, तो जैसी औरत से शादी करने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगा। और रही बात मेरी अनिका की, अगर मेरी अनिका मुझे छोड़कर चली भी जाती है ना, तभी तू मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। शुक्र माना तेरी इतनी गंदी बातें सुनने के बाद भी मैंने तुझे अपने बॉडीगार्ड के आगे नहीं डाला, क्योंकि किसी टाइम पर बहन माना था तुझे अपनी। पूजा गुस्से से अक्षय की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानती, तुम्हारे माने ना मजे से हकीकत बदल नहीं जाती है और आप तुम सब मरोगे, क्योंकि मैं तुम्हें से किसी को जिंदा छोड़कर अपनी अनिका और अपनी बेटी के लिए कोई मुसीबत नहीं चाहता। इसीलिए मैं तुम इन सबको इतना टॉर्चर करना कि यह खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लेना कोई ओके बॉस का देता है। तभी अक्षय पीछे पलटकर उन तक की तरफ आखिरी बार देखा है और कहता है, अपना परिवार माना था तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग तो आस्तीन के सांप निकले, जिससे मैं दूध पिलाया वह लोग मुझे ही डसने को तैयार थे। ये कहकर वह उसे मेंशन से बाहर चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाता है, क्योंकि वह ज्यादा देर अनिका को अकेला नहीं छोड़ सकता था।
एक घंटे बाद अक्षय की कार अस्पताल के आगे रुकती है और अक्षय अंदर चला जाता है। बॉडीगार्ड अक्षय को देखकर अपना सर नीचे कर लेते हैं। अक्षय को कुछ अजीब लगता है तो वह सीधा अनिका के वार्ड में चला जाता है। अनिका बिस्तर पर बैठी हुई थी और डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे थे। अक्षय को आया हुआ देखकर डॉक्टर उसकी तरफ देखते हैं, तभी उन सबके कानों में अनिका की आवाज पड़ती है, डॉक्टर यह कौन है और यह इस तरह बिना पूछे अंदर कैसे आए। अनिका की बात सुनकर अक्षय की आंखें लगभग बाहर निकलने को हो जाती है तो डॉक्टर अक्षय की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर राजपूत, उनकी याददाश्त जा चुकी है, इनकी मेमोरी लॉस हो गई है, तो अपने पिछला कुछ भी याद ना दिलाए तो उनके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर वहां से बाहर चले जाते हैं। अक्षय अनिका के चेहरे को एक तक देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह अनिका के चेहरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अनिका अक्षय की तरफ देखकर कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अब आप बाहर जाए ना। अक्षय के करीब आकर बैठ जाता है और कहता है, अक्षय, नाटक करना अच्छी बात है बीवी पर, अक्षय राजपूत के सामने किसी का नाटक नहीं चलता। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये मेमोरी लॉस का ड्रामा मेरे आगे चलेगा? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों की चमक और तुम्हारी आंखों की नमी देखकर पहचान गया था कि तुम कुछ भी नहीं भूली हो, तुम्हें सब कुछ याद है। तो मुझे पागल बनाना बंद करो, ऐसे ही मैं एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून नहीं हूँ। एकदम से अक्षय के सीने से लग जाती है और कहती है, मुझे तो लगा मैं 2-4 दिन तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगी, लेकिन तुमने तो मुझे 5 मिनट में पकड़ लिया। के माथे को चूमकर कहता है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जब नकुल ने मुझे कॉल करके एक्सीडेंट के बारे में बताया तो मुझे ऐसा लगा मेरे दिल से मेरी आत्मा बाहर निकल गई। अक्षय के सीने से लगकर रहती है, जब वह एक्सीडेंट हुआ था ना, हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पर था कि हम अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दे सकती, क्योंकि वह आपका बच्चा था। हिम्मत और साहस दोस्त के अंदर होना ही था। अक्षय एक बार फिर अनिका को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, आप हमारी दुनिया है अनिका, और आपके अलावा हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अनिका अक्षय की तरफ देखती है और कहती है, कल हमारा तीज का व्रत है, तो हम चाहते हैं कि आज आप हमारे हॉस्पिटल से छुट्टी कर हमें घर लेकर चले, क्योंकि हम दादी के साथ अपना तीज बनाना चाहते हैं। अक्षय अनिका की तरफ देखकर कहता है, लेकिन दादी तो वापस गांव चली गई, तो हम भी वापस गांव चलते हैं, उसमें क्या है। हमने सुना है ना गांव में तीज का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो हम भी अपना दिल कहीं मनाएंगे। अक्षय की खुशी देखकर खुश हो जाता है और वह दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर अनिका गांव की औरतों से अपने हाथ पैर मेहंदी लगाती है। दादी अनिका को अपने संस्कार, अपनी रीति रिवाज को मानती देख बहुत खुश थी। उन्हें ऐसा लगा इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन होने के कारण शायद वह ये व्रत नहीं करती होगी, लेकिन आज अनिका में उसे अपनी बहू दिखाई दे रही थी, वही जो अपने पति के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। लेकिन उनके बेटे ने कभी भी उनकी बहू को एक पत्नी का, एक औरत होने का मान सम्मान नहीं दिया था। अपनी मेहंदी देखकर अक्षय से कहती है, आपको पता है अगर मेहंदी का रंग गाढ़ा हुआ इसका मतलब आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर नहीं हुआ ना हम समझेंगे आप हमसे प्यार ही नहीं करते। अक्षय से अनिका को अपनी बाहों में भर के कहता है, अच्छा ये बात है, हाँ यही बात है। दोनों ऐसे एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं और रात होकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह पूरे गांव में तीज के व्रत की तैयारी चल रही थी। अनिका छत पर खड़ी है, सब कुछ देख रही थी। उसे यह गांव, यहाँ के रीति रिवाज बहुत पसंद आ रहे थे, चाहे नोबेल की बाहर की दुनिया हो और चाहे यहाँ की दुनिया, उसी गाँव बहुत पसंद थे। पहले तो उसका गाँव से कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए कभी उसे गाँव में रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज तो उसका ससुराल था यहाँ और यहाँ बहुत खुश थी। अनिका अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। आज उसने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था और पूरी दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। उसका रूप ऐसे निखार के आया था कि गांव की कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कोई भी इतनी खूबसूरत नहीं थी, इतनी अनिका लग रही थी। एक तो वह पहले से खूबसूरत थी और दूसरा उसके चेहरे पर उसकी प्रेगनेंसी का ग्लो आज जैसे और खूबसूरत बना रहा था। अनिका की मेहंदी देखकर आस पड़ोस की औरतें, बहुएं और लड़कियां अनिका को छेड़ रही थी और अनिका शर्मा शर्मा कर इधर उधर देख रही थी, लेकिन उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा के लिए फिर मंदिर की तरफ चले जाते हैं। अनिका को देखकर सब खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था एक शहर की बहू इतनी रीति रिवाज वाली, इतनी खुशमिजाज और सबको अपना बनाने वाली होगी। वहीं अर्शी अपने पापा की गोदी में बैठी अपनी मां को पूजा करते देख रही थी। अर्शी ने भी क्रीम कलर का लहंगा पहना था, वह भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। कहीं कोई था जो उनका पर अपनी नजरें का लड़ाई बैठा था, उसका हर एक मुंह, उसका हर एक मुस्कुराना, उसकी खूबसूरती, सब कुछ पर उसकी नजर थी। वह अपने मन में कहता है, इतनी खूबसूरत तुम तब भी नहीं लगी थी जब मैं तुम्हें अपना बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों आज तुम मुझे हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो।
क्योंकि वह कोई और नहीं समय था जो अनिका का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था, लेकिन उसे ना तो मौका मिला था और ना ही ऐसा कुछ हुआ जिससे वह अनिका से बात कर सके, उसकी करीब जा सके। क्योंकि भले ही अक्षय यहाँ था लेकिन उसकी पूरी सिक्योरिटी भी यहाँ थी, जो गांव के लोगों के रहन सहन में मिलकर उनकी सुरक्षा कर रहे थे। जैसे गाँव वालों को कुछ भी ना पता चल। पूजा करने के बाद अनिका अक्षय के पास आती है, उसकी आरती करके उसको टीका लगाती है, फिर झुककर उसके पैर छूने लगती है तो अक्षय बीच में ही उससे पढ़कर अपने सीने से लगाकर कहता है, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं मेरे दिल में है और आज के बाद कभी भी मेरे पर मत छूना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी, मेरा आधा हिस्सा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरे पैरों में झुके। तुम बराबर मेरे साथ खड़ी हो सकती हो लेकिन मेरे पैरों में छुपा नहीं सकती। आज अक्षय की इतनी अच्छी बातें सुनकर गांव के सब लोग अपनी अपनी बीवियों से अपने पैर नहीं छुड़वाते और आज के बाद उनकी पत्नियों उनके पैर नहीं चंगे। यह बात भी उन्होंने सबको बता दी थी। अनिका बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है जो उससे प्यार जताने में कभी यह नहीं देखा कि वह कहाँ है, बल्कि वह हमेशा उसे अपना प्यार जताकर उसे यह एहसास दिलाता है कि वह अकेली नहीं है। बंद कमरे में तो हर पति पट अपनी पत्नी को प्यार जताता है, लेकिन समाज में उसे प्यार जताकर सब कुछ बताना, उसकी इज्जत करना एक पत्नी के लिए बहुत जरूरी होता है। अनिका के चेहरे की खुशी, हंसी, उसकी चुलबुलाहटपन, उसकी आवाज में खनकती वह खुशी इस बात का गवाह थी कि उसका पति उसे दबाकर नहीं रखता, बालकों से खुलकर जीने की आजादी दे रखा है। तभी वहां पर कुछ लड़कियां अनिका के पास आती हैं और कहती हैं, भाभी चलिए डांस करते हैं। अक्षय उन लड़कियों की तरफ देखकर कहता है, आपकी भाभी डांस नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं है लेकिन आपकी भाभी माँ बनने वाली है। ये सुनकर सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं और कहती हैं, सच में भाई? अक्षय हाँ बोल देता है। अनिका अक्षय की तरफ देखकर कहती है, हम ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा तो करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने पहली बार तो हमसे कुछ मांगा है, हम वह भी ना दे सके तो हम उनकी भाभी कैसे? दादी माँ अनिका की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें कभी लगा नहीं था कि उनकी बहू इतनी समझदार होगी। उनका डांस करती है लेकिन बहुत धीरे धीरे, जिससे उसके बच्चे पर कोई असर न पड़े। पूरा गांव त्योहार मना रहा था, वहीं कोई घात लगाए बैठा था, लेकिन गांव के लोगों की आपसी एकता और सबको देखकर समय समझ चुका था कि वह इस गांव के अंदर जाकर अनिका को अपने साथ नहीं ले जा सकता। आज रात हो गई थी, सब लोग मंदिर से अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं कुछ लड़कियां अनिका के साथ घर पर आती हैं और उनका से कहती हैं, अभी जब तक आप यहाँ हो ना, आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, हम सब आपका काम कर देंगे। अनिका लड़कियों की तरफ देखकर कहती है, अच्छा ये बताओ आप लोग पढ़ी लिखी हो? सब लड़कियां हाँ बोलती है, तो आप लोग नौकरी क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे बाबा और भाई हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं देते और इस गांव में आसपास कोई ऐसा नहीं है जो मैं नौकरी दे सके। अनिका कुछ सोचती और कहती है, मैं कुछ कर सकती हूँ इस बारे में। मैं अपनी एक कंपनी कहीं बाहर खोलने वाली थी, लेकिन आज तक उसकी जमीन डिसाइड नहीं हुई, तो अब मैं सोच लिया है कि वह कंपनी अब इस गांव में बनेगी, जहां इस गांव की हर बहू और बेटी को जब मिलेगा, लेकिन उसे कंपनी में सिर्फ लड़कियां जॉब करेंगे, लड़के नहीं। इसलिए यह बात तुम पूरे गांव में बता दो और बहुत जल्द ये काम चालू हो जाएगा। वह लड़कियां खुश होकर अनिका को अपने गले लगा लेती है। अनिका अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। आज उसने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था और पूरी दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। उसका रूप ऐसे निखार के आया था कि गांव की कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कोई भी इतनी खूबसूरत नहीं थी इतनी अनिका लग रही थी। एक तो वह पहले से खूबसूरत थी और दूसरा उसके चेहरे पर उसकी प्रेगनेंसी का ग्लो आज जैसे और खूबसूरत बना रहा था। अनिका की मेहंदी देखकर आस पड़ोस की औरतें, बहुएं और लड़कियां अनिका को छेड़ रही थी और अनिका शर्मा शर्मा कर इधर उधर देख रही थी, लेकिन उससे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। आज पूजा के लिए फिर मंदिर की तरफ चले जाते हैं। अनिका को देखकर सब खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था एक शहर की बहू इतनी रीति रिवाज वाली, इतनी खुशमिजाज और सबको अपना बनाने वाली होगी। वहीं अर्शी अपने पापा की गोदी में बैठी अपनी मां को पूजा करते देख रही थी। अर्शी ने भी क्रीम कलर का लहंगा पहना था, वह भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। कहीं कोई था जो उनका पर अपनी नजरें का लड़ाई बैठा था, उसका हर एक मुंह, उसका हर एक मुस्कुराना, उसकी खूबसूरती, सब कुछ पर उसकी नजर थी। वह अपने मन में कहता है, इतनी खूबसूरत तुम तब भी नहीं लगी थी जब मैं तुम्हें अपना बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों आज तुम मुझे हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्योंकि वह कोई और नहीं समय था जो अनिका का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था, लेकिन उसे ना तो मौका मिला था और ना ही ऐसा कुछ हुआ जिससे वह अनिका से बात कर सके, उसकी करीब जा सके। क्योंकि भले ही अक्षय यहाँ था लेकिन उसकी पूरी सिक्योरिटी भी यहाँ थी, जो गांव के लोगों के रहन सहन में मिलकर उनकी सुरक्षा कर रहे थे। जैसे गांव वालों को कुछ भी ना पता चल। पूजा करने के बाद अनिका अक्षय के पास आती है, उसकी आरती करके उसको टीका लगाती है, फिर झुककर उसके पैर छूने लगती है, तो अक्षय बीच में ही उससे पढ़कर अपने सीने से लगाकर कहता है, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं मेरे दिल में है और आज के बाद कभी भी मेरे पर मत छूना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी, मेरा आधा हिस्सा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरे पैरों में झुके। तुम बराबर मेरे साथ खड़ी हो सकती हो लेकिन मेरे पैरों में छुपा नहीं सकती। आज
अक्षय की इतनी अच्छी बातें सुनकर गांव के सब लोग अपनी अपनी बीवियों से अपने पैर नहीं छुड़वाते और आज के बाद उनकी पत्नियों उनके पैर नहीं चंगे। यह बात भी उन्होंने सबको बता दी थी। अनिका बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है जो उससे प्यार जताने में कभी यह नहीं देखा कि वह कहाँ है, बल्कि वह हमेशा उसे अपना प्यार जताकर उसे यह एहसास दिलाता है कि वह अकेली नहीं है। बंद कमरे में तो हर पति पट अपनी पत्नी को प्यार जताता है, लेकिन समाज में उसे प्यार जताकर सब कुछ बताना, उसकी इज्जत करना एक पत्नी के लिए बहुत जरूरी होता है। अनिका के चेहरे की खुशी, हंसी, उसकी चुलबुलाहटपन, उसकी आवाज में खनकती वह खुशी इस बात का गवाह थी कि उसका पति उसे दबाकर नहीं रखता, बालकों से खुलकर जीने की आजादी दे रखा है। तभी वहां पर कुछ लड़कियां अनिका के पास आती हैं और कहती हैं, भाभी चलिए डांस करते हैं। अक्षय उन लड़कियों की तरफ देखकर कहता है, आपकी भाभी डांस नहीं कर सकती क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन आपकी भाभी माँ बनने वाली है। ये सुनकर सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं और कहती है, सच में भाई? अक्षय हाँ बोल देता है। अनिका अक्षय की तरफ देखकर कहती है, हम ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा तो करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने पहली बार तो हमसे कुछ मांगा है, हम वह भी ना दे सके तो हम उनकी भाभी कैसे? दादी माँ अनिका की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें कभी लगा नहीं था कि उनकी बहू इतनी समझदार होगी। उनका डांस करती है लेकिन बहुत धीरे धीरे, जिससे उसके बच्चे पर कोई असर न पड़े। पूरा गांव त्योहार मना रहा था, वहीं कोई घात लगाए बैठा था, लेकिन गांव के लोगों की आपसी एकता और सबको देखकर समय समझ चुका था कि वह इस गांव के अंदर जाकर अनिका को अपने साथ नहीं ले जा सकता। रात हो गई थी, सब लोग मंदिर से अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं कुछ लड़कियां अनिका के साथ घर पर आती हैं और उनका से कहती हैं, अभी जब तक आप यहाँ हो ना, आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, हम सब आपका काम कर देंगे। अनिका लड़कियों की तरफ देखकर कहती है, अच्छा ये बताओ आप लोग पढ़ी लिखी हो? सब लड़कियां हाँ बोलती है। तो आप लोग नौकरी क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे बाबा और भाई हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं देते और इस गांव में आसपास कोई ऐसा नहीं है जो मैं नौकरी दे सके। अनिका कुछ सोचती और कहती है, मैं कुछ कर सकती हूँ इस बारे में। मैं अपनी एक कंपनी कहीं बाहर खोलने वाली थी, लेकिन आज तक उसकी जमीन डिसाइड नहीं हुई, तो अब मैं सोच लिया है कि वह कंपनी अब इस गाँव में बनेगी, जहाँ इस गाँव की हर बहू और बेटी को जब मिलेगा, लेकिन उसे कंपनी में सिर्फ लड़कियां जॉब करेंगे, लड़के नहीं। इसलिए यह बात तुम पूरे गाँव में बता दो और बहुत जल्द ये काम चालू हो जाएगा। वह लड़कियां खुश होकर अनिका को अपने गले लगा लेती है। सूर्यांश दी हैरानी से समय को देख रहा था और बाकी का पूरा राणा परिवार भी, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि समय इतना गिर सकता है। एक टाइम पर अनिका से मोहब्बत का दावा करने वाला समय उसकी इज्जत को इस तरह नीलम करेगा, ये चीज किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। तभी मिस्टर जॉनसन जज साहब की तरफ देखकर कहते हैं, अब आप बताइए जज साहिब, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बीवी के होते हुए अपने दूसरी औरत के साथ रिश्ता रख फिर उसे दूसरी औरत को घर में लाकर बिठाकर अपनी बीवी से कहे कि वह उसकी मिस्ट्रेस बन के रहे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर मेरे क्लाइंट ने क्या गलती की? अगर उन्होंने अनिका जी से शादी की, उन्हें अनिका जी से प्यार हुआ, उन्होंने शादी कर ली, तो इसमें मिस्टर समय का तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अचानक से जब इन्होंने देखा कि इनके छोड़ने के बाद भी अनिका की अपनी जिंदगी इतनी आसानी से जी रही है, तो उन्होंने उनकी जिंदगी में ग्रहण बनने का फैसला कर लिया। श्री जॉनसन जज साहिब की तरफ देखकर कहते हैं, जज साहिबा, मिस्टर समय की दूसरी पत्नी मुक्ति जी ने मिस्टर समय ने उन्हें तलाक दिया क्योंकि वह किसी लड़की के रेप केस में इन्वॉल्व थी। वह रेप केस कौन था ये तो हम नहीं जानते हैं और ना ही मैं ये कोर्ट को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसे लड़की की प्राइवेट जिंदगी को इस तरह से पब्लिक में नहीं उछालना चाहता। जब मिस्टर समय को लगा क्या वह चारों तरफ से फंस जाएंगे, तो उन्होंने मुक्ति जी को तलाक देकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया। फिर जब इन्होंने मिस्टर राजपूत के साथ अनिका जी को देखा तो इन्हें लगा कि किसी दूसरी औरत से रिश्ता रखने से अच्छा है वह अनिका जी को ही अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। और इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट हथियार था मिस्टर एंड मिसेज राजपूत की बेटी अर्शी राजपूत। समय चारों तरफ से मिस्टर जॉनसन के सवालों से गिर चुका था, उसे कोई जवाब देते ही नहीं बन रहा था। अब उसे पश्चाताप हो रहा था कि क्यों वह इस केस को कोर्ट में लेकर आया। अगर वह सिर्फ अर्शी के कस्टडी का केस लड़ता तो शायद ये कैसे वह जीत भी सकता था डीएनए रिपोर्ट से, लेकिन उन्होंने इस समय अनिका को शामिल कर अपनी हर को मुकम्मल कर लिया था। तभी अचानक से कोर्ट में किसी की एंट्री होती है और सब उसे तरफ हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं मुक्ति थी जिसे सीधा जेल से लाया गया था। मुक्ति कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। श्री जॉनसन मुक्ति की तरफ देखकर कहते हैं, तो बताइए मुक्ति जी, आपका और मिस्टर समय मल्होत्रा का कैसा रिश्ता था? मुक्ति एक नज़र समय को देखते हैं, फिर एक नज़र अनिका को देखकर जज साहब की तरफ देखकर कहती है, जब साहिब मैं और समय काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे और एक दूसरे का हर तरीके का रिश्ता था हम दोनों का। लेकिन मुझे तब तक ये नहीं पता था कि समय पहले से शादीशुदा है। उसकी बीवी अनिका जो से उसे वक्त में बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब मुझे अनिका और समय के रिश्ते के बारे में पता चला तो मैं समय को एक अल्टीमेटम दे दिया, या तो मैं या तो उनका। तो समय ने अनिका को तलाक देकर मुझसे शादी कर ली।
मुक्ति की बात सुनकर अक्षय और समय की आंखें गिरने से बड़ी हो जाती है। लगा था कि मुक्ति समय के खिलाफ गवाही देगी, लेकिन मुक्ति जो भी कर रही थी ना वह किसी वजह से कर रही थी। समय गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैं तुमसे कुछ वीडियो के वायरल होने से 2 दिन पहले मिला था और तुम क्या उल्टी सीधी बातें सबको बता रही हो। मुक्ति अपनी आंखों में आंसू भर के अपना सर नीचे कर लेती है और कहती है मैं जानती हूँ समय, हमें हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में कोर्ट में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इस तरह तुम्हें किसी और के लिए लड़ते हुए नहीं देख सकता। जब तुमने उसे छोड़ ही दिया था तो क्यों उसके पीछे पड़े हो, जाने दो ना उसे। उसकी बात सुनकर समय की कुछ मुठ्ठियां गुस्से में कस जाती हैं और उसके हाथ की पूरी नसें दिखाई देने लगते हैं। मुक्ति फिर से जस्ट साहिब की तरफ देखकर कहती है जब साहिब मैं और समय एक दूसरे के इतने करीब थे कि हम दोनों का रिश्ता पति पत्नी की तरह था, वही समय जब हर वक्त मेरे साथ रहता था तो उसका अनिका के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था, तो फिर यह बच्ची उसकी कैसे हो सकती है। मुक्ति की बात सुनकर अनिका की आंखें हारने से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनका जानती थी कि इस वक्त उनकी झूठ बोल रही है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। कोर्ट में तरह तरह की बातें हो रही थी, अब सबको समय गलत लग रहा था और अक्षय और अनिका सही। तभी मिस्टर जॉनसन जब साहिब की तरफ देखकर कहते हैं मैं अक्षय राजपूत को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। अक्षय भी कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है तो मिस्टर जॉनसन अक्षय की तरफ देखकर कहते हैं तो बताइए मिस्टर राजपूत आपका और आपकी वाइफ की शादी कब और किन हालातों में हुई थी। अक्षय एक नजर अनिका को देखकर साहिब की तरफ देखकर कहता है चल साहिबा, मैं और अनिका पहली बार एक रोड पर मिले थे जहां कुछ लोग अनिका को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग उसे वक्त पेरिस में थे, मैंने अनिका की मदद की थी, उसके बाद हम दोस्त बन गए। फिर अनिका और मैं ज्यादातर बिजनेस मीटिंग में मिलाने लगे। मैं तो अनिका से पहली नजर में ही प्यार करने लगा था। जब मैं अनिका को प्रपोज किया तो उनका ने मुझे अपने अतीत के बारे में बताया तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका तलाक हो चुका था और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर किसी लड़की की पहली शादी सफल नहीं रही तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं अनिका को बहुत कन्विंस किया, तब जाकर उनका मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई और उसे हमारी शादी के 1 साल बाद आने गाने अर्शी को जन्म दिया था। तो आप बताइए यस साहिबा, आरसी मिस्टर मल्होत्रा की बेटी कैसे हो सकती है। मैं जानता हूँ मिस्टर मल्होत्रा को अनिका के साथ किए हुए अपने व्यवहार पर पश्चाताप है, लेकिन यह मतलब नहीं कि वह किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरह साड़ी बाजार नीलाम कर दे। जब साहिब सबकी तरफ देखकर कहती है सारे सबूत और सारे गवाहों को और सारी चीजों को देखने के मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट यह फैसला करती है कि मिस्टर समय मल्होत्रा ने चीज को लेकर मिस्टर अक्षय राजपूत पर कैसे किया था, जबकि अनिका राजपूत और अर्शी राजपूत अक्षय राजपूत की फैमिली है, अर्शी राजपूत अक्षय राजपूत की बेटी है। इसलिए ये कोर्ट मिस्टर समय मल्होत्रा पर मानहानि का कैसे करते हुए इस केस को खारिज करती है, क्योंकि और मिस्टर समय मल्होत्रा को यह आदेश देती है कि वह मिस्टर राजपूत की फैमिली उनके घर और ऑफिस से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहे। अगर फिर कभी भी उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट होती है तो कोर्ट उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगा। जब साहब अपना फैसला सुनाकर वहां से चली जाती है, अनिका भागकर जाकर अक्षय गले लग जाती है। वही समय की आंखें गुस्से में तहक रही थी क्योंकि इस वक्त उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अनिका अक्षय के करीब है। मुक्ति को फिर से बाहर ले जाया जा रहा था, पूरा कोर्ट खाली हो चुका था। इस वक्त सिर्फ कितने चुने लोग वहां मौजूद थे, जैसे समय की फैमिली, अनिका, अक्षय, यही लोग वहां मौजूद थे। समय मुक्ति के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने झूठ क्यों बोला कोर्ट में, जबकि तुम जानती थी मेरे और अनिका के अलग होने से 2 दिन पहले ही मैं तुमसे मिला था। मुफ्ती मुस्कुराकर समय की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा फेवर में गवाही दूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब मैं तुम्हें पाने के लिए इतना सब ड्रामा किया तो तुम्हें मुझे छोड़ देने के बाद मैं तुम्हारा फेवर में गवाही देकर अनिका को तुम्हारी जिंदगी में आने दूंगी, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी थी अपने अंदर। पहले ही मैं जेल के अंदर रहूं, भले ही मैं गुनाह किए हैं, लेकिन इन सब में बराबर के हिस्सेदार तुम भी थे। तुम्हें भी तो एक बार मेरे बारे में तहकीकात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुमने अपनी बीवी को छोड़कर मुझे अपना लिया तो गलती तुम्हारी थी, सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। जब मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा कटूंगी तो तुम यहाँ खुले आसमान के नीचे अपनी सजा काटोगे चुपचाप। मैंने कहा को मिस्टर राजपूत के साथ देखोगे, तुम्हें अपने दिल में वही दर्द होगा जो मुझे हुआ था उस वक्त जब तुमने मुझे जेल पहुंचाया था। समय गुस्से में मुक्ति का कल पकड़ लेता है, लेकिन पुलिस वाले उसका गला छुड़ाकर समय को मुक्ति से अलग करते हैं। मुक्ति मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है क्योंकि वह हार कर भी जीत गई थी और समय जीतकर भी हार गया था। समय ने अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी बीवी, अपनी बेटी और आज अपनी इज्जत भी। समय गुस्से में वहां से निकल जाता है। वही अक्षय अनिका को अपने गले लगा कर कहता है मैंने बोला था ना, हमारी अर्शी को हमसे कोई अलग नहीं करेगा, इसीलिए मैंने अर्शी को कोर्ट से दूर रखने के लिए बोला था।
नहीं चाहता था अर्शी के मासूम दिल पर इन सब का गहरा असर हो। अनिका हाँ कह देती है। तभी समय की पूरी फैमिली अनिका के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है और कहते हैं हमें माफ कर दो, हम अपने बेटे के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि हमें तुम्हारा दुख दिखाई ही नहीं दिया। हमें लगा कि शायद उसे मुक्ति से प्यार हो गया है, वह मुक्ति के साथ खुश रहेगा, इसीलिए हमने भी उसे वक्त उसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज हमें इस बात का एहसास है कि हमने जो किया बहुत गलत किया। आज अनिका एक नज़र उन सबको देखकर कहती है, एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है ना, तो उसका रिश्ता उसके पति के साथ तो होता ही है लेकिन उसके परिवार के साथ भी होता है। लेकिन आप लोगों ने तो मुझे इंसान भी नहीं समझा। आपके बेटे ने मुझे अपने घर से बाहर कर दिया और आपने एक बार भी अपने बेटे से सवाल नहीं किया। अगर बुआ जी उसे वक्त मेरा साथ ना देती ना, तो शायद आज अब तक मैं अपनी जिंदगी खत्म कर चुकी होती। इसीलिए मैं बुआ जी की इज्जत करती हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप लोगों ने तो हमेशा सिर्फ दूसरों को धोखा और दर्द ही दिया है। आल सब लोग एक एक करके कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। अक्षय अपनी कार में अनिका और मिस्टर जॉनसन को बिठाकर वहां से राजपूत मैंशन आपके लिए निकल जाता है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मीडिया में और इंटरनेट पर यह न्यूज तेजी से वायरल कर रही थी कि समय मल्होत्रा ने अनिका राजपूत को पाने के लिए इतना बड़ा गेम प्लान किया था, लेकिन मिस्टर अक्षय राजपूत ने उसकी हर एक गेम को खत्म कर दिया। इस एक न्यूज में अक्षय की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। आल राजपूत मैंशन में सब लोग उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। दादा दादी बहुत परेशान थे क्योंकि वह जानते थे कि अगर यह कैसे अक्षय हार गया तो वह अपनी जिंदगी हार जाएगा। लेकिन जब न्यूज पर उन्होंने सब कुछ देखा तो उन्हें तसल्ली हो गई और उन्हें इस बात की भी तसल्ली हो गई कि अर्शी अक्षय की बेटी है, ना कि किसी और की। सब लोग अभी भी उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। जब वह दोनों आते हैं तो दादी माँ दोनों की आरती उतार कर उनका स्वागत करती है। जहाँ राजपूत मैंशन में खुशियों का डेरा था, वही मल्होत्रा मैंशन अंधेरे में गिरा हुआ था क्योंकि समय ने पूरे घर में तोड़फोड़ मचा रखी थी। उसे किसी भी कीमत पर अनिका वापस चाहिए थी। आल समय को अपनी मोहब्बत का एहसास था, लेकिन अपने दोस्त के वादे के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन जब उसे पता चला था कि वह वादा उसकी बहन नहीं किसी और के लिए पूरा हुआ था, तो समय को अपने दिल में दर्द और गिल्टी फील हो रहा था कि क्यों उसने एक बार मुक्ति के बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं की। यही सब सोते हुए उसने पूरे मल्होत्रा मैंशन को कबाड़ खाना बना दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका गुस्सा और उसका मन शांत नहीं हुआ था क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अपनी अनिका और अर्शी वापस चाहिए थी। आल राणा मैंशन में अलग ही माहौल था। सब लोग सोफे पर चुपचाप बैठे हुए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो समय एक वक्त पर अनिका के लिए सूर्यांश से लड़ने के लिए तैयार हो गया था अपने भाई से, वह किसी एक लड़की के लिए अपनी बीवी और अपनी बेटी को छोड़ सकता है। यही सब बातें उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। वहीं बुआ जी सबकी तरफ देखकर कहती हैं, मैं पहले से ही जानती थी कि उससे लड़की ने कोई झोल जरूर है, लेकिन किसी ने उसे वक्त मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। और देखिए आज हमारे समय की जिंदगी किस तरह से बर्बाद हुई है। आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना परिवार और ना ही इज्जत, सब कुछ नीलाम हो गया उसका सिर्फ उसे मुक्ति की वजह से। आल लेकिन बुआ जी की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि सब लोग जानते थे कि जो बुआ जी कह रही थी वह सच भी तो था। अगर उन लोगों ने उसे वक्त अगर समय को रोका होता तो शायद समय की जिंदगी आज इस कदर बर्बाद ना हुई होती। लेकिन आप वह लोग भी सिवाय पश्चात आपकी कुछ नहीं कर सकते थे। आल राजपूत मैंशन में इस वक्त अनिका और अक्षय अपने कमरे में थे और अर्शी वही खेल रही थी। तभी एक सर्वेंट जाकर अर्शी से कहती है, बिटिया आपको दादाजी दादी बुला रहे हैं। तो अर्शी उन सर्वेंट के साथ वहां से चली जाती है। अर्शी के उसे कमरे से जाते ही अक्षय एकदम से अनिका का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है और उसके लेबों को अपने लेबों की कैद में कर लेता है। अनिका को तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था, तब तक वह अक्षय के नीचे दबी हुई थी। अक्षय की उसे किसने अनिका इस कदर खो चुकी थी कि उसकी आंखें कब अपने आप सुकून से बंद हो गई और कब अनिका के हाथ अपने आप अक्षय के बालों में चलने लगे, उन दोनों को ही नहीं पता था। आल अक्षय ने अपना पूरा वजन अनिका के ऊपर नहीं डाला था क्योंकि अक्षय जानता था क्या अनिका प्रेग्नेंट है और इस वक्त पर अगर वह उसके ऊपर सारा वजन डालेगा तो उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है। आने वाले एपिसोड में कुछ बहुत भयानक होने वाला है जो अनिका और अक्षय की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन अनिका अक्षय अलग नहीं होंगे, रहेंगे वह दोनों एक दूसरे के साथ ही। राणा मैंशन में अलग ही माहौल था। सब लोग सोफे पर चुपचाप बैठे हुए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो समय एक वक्त पर अनिका के लिए सूर्यांश से लड़ने के लिए तैयार हो गया था अपने भाई से, वह किसी एक लड़की के लिए अपनी बीवी और अपनी बेटी को छोड़ सकता है। यही सब बातें उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। वहीं बुआ जी सबकी तरफ देखकर कहती हैं, मैं पहले से ही जानती थी कि उससे लड़की ने कोई झोल जरूर है, लेकिन किसी ने उसे वक्त मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। और देखिए आज हमारे समय की जिंदगी किस तरह से बर्बाद हुई है। आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना परिवार और ना ही इज्जत, सब कुछ नीलाम हो गया उसका सिर्फ उसे मुक्ति की वजह से। आल
लेकिन बुआ जी की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सब लोग जानते थे कि जो बुआ जी कह रही थी वह सच भी तो था। अगर उन लोगों ने उसे वक्त अगर समय को रोका होता तो शायद समय की जिंदगी आज इस कदर बर्बाद ना हुई होती, लेकिन आप वह लोग भी शिवाय पश्चात आपकी कुछ नहीं कर सकते थे। राजपूत मेंशन में इस वक्त अनिका और अक्षय अपने कमरे में थे और अर्शी वही खेल रही थी। तभी एक सर्वेंट जाकर अर्शी से कहती है, बिटिया आपको दादाजी दादी बुला रहे हैं। तो अर्शी उन सर्वेंट के साथ वहां से चली जाती है। अर्शी के उसे कमरे से जाते ही अक्षय एकदम से अनिका का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है और उसके लिबों को अपने लिबों की कैद में कर लेता है। अनिका को तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था, तब तक वह अक्षय के नीचे दबी हुई थी। अक्षय की उसे किसने अनिका इस कदर खो चुकी थी कि उसकी आंखें कब अपने आप सुकून से बंद हो गई और कब अनिका के हाथ अपने आप अक्षय के बालों में चलने लगे, उन दोनों को ही नहीं पता था। अक्षय ने अपना पूरा वजन अनिका के ऊपर नहीं डाला था, क्योंकि अक्षय जानता था अनिका प्रेग्नेंट है और इस वक्त पर अगर वह उसके ऊपर सारा वजन डालेगा तो उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है। बहुत ही शिद्दत से अनिका की लिबों पर अपनी मुहर लगा रहा था। इतने प्यार से किस कर रहा था कि उनका भी अक्षय की किस देखने लगी थी और कब उन दोनों के कपड़े उनके शरीर से अलग होकर जमीन में यहाँ वहां पड़े थे, उन दोनों को ही पता नहीं था। लेकिन अक्षय इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि अनिका और बच्चे को कोई तकलीफ न हो। दोपहर से लेकर रात तक अपनी उसे प्यार भरी दुनिया में मगन रहते हैं, क्योंकि अर्शी भी उनके पास नहीं आई थी। वह दादा दादी के साथ खेलकर उन्हें के पास दिन में सो गई थी, इसलिए वह उन दोनों के पास नहीं आई थी। और अक्षय ने अनिका को अपनी मोहब्बत की दुनिया में इस कदर डुबो दिया था कि उसे पता ही नहीं चला कब दोपहर से रात हो गई। जब एक सर्वेंट में जाकर बाहर से गेट को खटखटाया तब जाकर वह दोनों अपनी सोच में आए। अक्षय अनिका के ऊपर से उठकर साइड में लेट जाता है और अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह थककर चूर हो गई थी, इसलिए थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में चली जाती है। अक्षय कपड़े पहनकर बाहर आता है और कमरे के गेट को अच्छे से लॉक कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी सर्वेंट अंदर जाए। अक्षय नीचे आता है तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अक्षय को अकेले आता देखकर दादी माँ उससे पूछता है, अक्षय अनिका कहाँ है बेटा, वह खाना नहीं खाएगा और इस हालत में उसका ज्यादा देर भूखा रहना ठीक भी नहीं है। अक्षय दादी माँ अनिका सो रही है, शायद कैसे के चक्कर में वह बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने भी उसे जगाया नहीं और आप सब लोग डिनर कर लीजिए, जब उनका उठेगी मैं उसके साथ ही डिनर कर लूंगा। ये कहकर अक्षय अपना फोन लेकर सीधा गार्डन की तरफ चला जाता है। गार्डन में जाकर अक्षय अपने आदमी को फोन करता है और उससे पूछता है कि कैसे उसने मुक्ति से वह गवाही दिलवाई। तो उसका आदमी बताता है कि वह मुक्ति से मिल ही नहीं पाया था। कोर्ट में जो भी कहा उसने अपनी तरफ से कहा था, इसमें अक्षय या उसके किसी आदमी का कोई हाथ नहीं था। अक्षय ये सुनकर अपना फोन काट अपनी पॉकेट में डालकर वहीं खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि कैसे कोर्ट में सब लोग अनिका को समय की पत्नी बता रहे थे और उसे समय अक्षय की स्थिति से गुजर रहा था, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। अक्षय के फोन पर उसके पेरिस के मैनेजर का फोन आता है और वह अक्षय से कहता है, सर इस प्रोजेक्ट में बहुत गड़बड़ हो रही है, आपके यहाँ आकर देखना होगा और पेरिस में जो कंपनियां उसके अकाउंट में भी बहुत हेरा फेरी है, तो प्लीज सर आप यहाँ के सब कुछ चेक कर लीजिए वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अक्षय अपने मैनेजर की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है और कहता है, तो तुम कर लो ना, मेरा आना जरूरी नहीं है और तुम जानते हो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं इस स्थिति में उसे छोड़कर नहीं आ सकता। LLL सर अगर जरूरी नहीं होता तो मैं भी आपको आने के लिए नहीं बोलता, पर आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है, प्लीज सर एक दिन का टाइम निकाल कर आ जाए। मैनेजर फिर अक्षय से कहता है, सर अगर आप नहीं आए ना तो आपका ये टीम प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अक्षय मैनेजर की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनता है और कहता है, ठीक है मैं कल के कल निकलता हूँ, लेकिन हाँ एक हफ्ते में सारा काम हो जाना चाहिए। मेरे आने से पहले मुझे सारी फाइल्स और सारी डिटेल मेरी टेबल पर चाहिए, अगर कुछ भी मिस हुआ ना तो सबसे पहले रेजिग्नेशन लेटर तो मैं रही हाथ में आएगा। मैनेजर ओके कहकर फोन कट कर देता है। अक्षय आसमान में देखकर कहता है, मैं जाना तो नहीं चाहता पर जाना जरूरी है, क्योंकि यह उन औरतों के लिए है मुझे जिसे इन समाज ने ठुकरा दिया है। मैंने औरतों को उनका हक और उनकी इज्जत दिलवाना चाहता हूँ, उन्हें कम दिलवाना चाहता हूँ, उन्हें रहने के लिए घर दिलवाना चाहता हूँ। अगर यह मेरे लिए इतना जरूरी ना होता तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता इस हालत में। थोड़ी देर बाहर रहने के बाद अक्षय जब हाल में आता है तो इस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था, सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए थे। अक्षय भी अपने कमरे में चला जाता है। जब वह कमरे में पहुंचता है तो देखा है अनिका बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। अक्षय जल्दी से निकाल के पास पहुंच जाता है और कहता है, तुम क्यों रही थी, मुझे भुला देती, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। एक नज़र अक्षय को देखते हैं और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी था कि नहीं हूं मैं। अक्षय एक नज़र अनिका को देखकर कहता है, अनिका मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए पेरिस जाना है, 1 वीक का काम है, तो क्या तुम मेरे पीछे दादा दादी अर्शी और खुद का ख्याल रख लूंगी। अनिका एक नज़र अक्षय को देखकर कहती है, तुम फिक्र मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगी।